नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आप आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण की बात। भाई, जब अलग राज्य बना तो सन 2002 में 30% क्षैतिज आरक्षण के साथ सरकार आई कि ठीक है, हम महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में और जो व्यवस्था है उसमें 30% का रिजर्वेशन हम रख रहे हैं। और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में मसला चला यूकेपीएससी के एग्जाम्स को लेकर के। वहाँ राज्य के बाहर की कुछ महिलाएं इस मसले को लेकर के पहुंची और हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी ये तो कानून के साथ ये संविधान के साथ जस्टिस नहीं करता, ये संविधान के मूल स्वरूप के साथ जस्टिफाई नहीं करता, तो इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। तो जब वो व्यवस्था खत्म की गई उसके बाद से तमाम सारे सवाल उठने लगे। कई लोग ये कहने लगे कि भाई राज्य सरकार ने सही तरीके से अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं किया, राज्य सरकार ने अपनी बातों को सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखा। और उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगे। अब सरकार ये कहती है कि हम भाई इस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में इस पर एक विशेष कानून भी बनवाएंगे। कब बनेगा कानून और कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि भाई आपका जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं होगा। और उसको लेकर के तमाम सारे सवाल हुए हैं। और अब जो परीक्षा दे रहे थे, इस जो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं, आने वाली 14 अक्टूबर को से इसका मेंस के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो मेंस की परीक्षाओं में राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी अब नई मेरिट लिस्ट में आएंगे, नई कट ऑफ लिस्ट के अंदर दायरे में आएंगे, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर के कि क्या ये व्यवस्था जो अब होने वाली है ये ठीक है कि नहीं है, और क्या ये उत्तराखंड की महिलाओं के अधिकारों का हनन तो नहीं है, क्या उत्तराखंड की महिलाओं का ये अधिकार है या नहीं है। तमाम सारे कानूनी बिंदु भी हैं, उनको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं श्वेता शर्मा जी, परीक्षा की तैयारी कर रही हैं आयुषी कश्यप, और दीक्षा रावत भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो इस मसले को लेकर के हम इस चर्चा में शामिल होंगे और बात करेंगे कि आज इस की चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले कानूनी पहलू की बात करते हैं कि सरकार कहाँ नाकाम रही इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन रखने में हाईकोर्ट। पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम डायरेक्टली अपनी बात रख पाएँ। तो यहाँ सर ये हुआ कि एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई, जो दूसरे स्टेट की महिलाओं ने डाली। तो उसमें हमें उन्होंने ये कहा कि एक शासनादेश के तहत 2006 में 30% आरक्षण उत्तराखंड की स्पेसिफिक महिलाओं को मिलने लगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट्स के जो हैं आर्टिकल 14, 15, 16 के अगेंस्ट है, जिसपे माननीय हाईकोर्ट ने उसको स्टे किया है। अभी उन्होंने हमारे रिजर्वेशन को कैंसिल नहीं किया है, अभी सिर्फ एक स्टे हुआ है कि टेम्परेरी स्टे दिया जाता है और सरकार को दोबारा मौका दिया गया है कि 11 अक्टूबर को फिर से डेट है कि वो अपनी बात उसमें जाकर रख सकें कि हमें क्यों मिला। तो सर अगर इसमें लीगल कंटेंशन हम देखें तो ये जो उनका मुद्दा है, उन्होंने उठाया है कि भाई ये इक्वालिटी उनके साथ नहीं है, महिला महिला होती है। इसमें हमें ये आर्टिकल 14 में ही ये सबसे पहला प्रावधान ये है कि आप जो समान लोग हैं उन्हें ही समानता की दृष्टि से देखेंगे, असामान्य स्थिति के लोगों के लिए आप समान नहीं मान सकते। तो सर अगर आप उत्तराखंड की महिला को देखें और एक प्लेन की महिला को देखें, या हम दिल्ली एनसीआर देखें, या जो भी डेवलप्ड एनसीआर स्टेट्स हैं उनसे अगर यहाँ की महिला को कंपेयर करें, तो हम कहीं भी इक्वालिटी पे नहीं है। तो इसीलिए ही ये रिजर्वेशन हमको दिया गया था, इसीलिए हमारा स्टेट बना था कि जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, पहाड़ के लोग हैं, वो आगे आ सकें, उनका विकास हो सके। और उसी तरह सर वो बोलते हैं कि हम 16(2) में आर्टिकल में जाएं तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन रेस पे या ओरिजिन पे या डोमिसाइल पे नहीं दिया जा सकता। पर उत्तराखंड में हमारा ये कंटेंशन होना चाहिए था कि हम 16(4) में आते हैं कि जो कोई भी इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, जिसको स्टेट समझता है कि भाई ये बैकवर्ड सेक्शन है, उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता। तो हमारी जो मेन बहस अभी होनी चाहिए वो इस स्टे को विकेट करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से कहीं तक भी वहां की महिलाओं ने मेंस लिख दिया
तो उसके बाद सरकार के लिए बहुत मुश्किल है बाद की स्टेजेस में उनको बाहर निकालना, क्योंकि फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुल जाता है कि वो वहां जाके ये कह सकते हैं कि उनके अधिकारों का हनन फिर से किया गया है, क्योंकि वो एक बार मेंस लिख सके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पहले वो स्टे विकेट हो या ये सारी क्लैरिटी है, उसके बाद ही ये मेंस एग्जाम कराया जाए, नहीं तो इसमें चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे हर स्टेज के साथ। आयुषी, जैसे हमने श्वेता से बहुत सारी चीज़ें जानी कि भाई इसमें कानूनी प्रावधान जो स्टेज पर लगा है, अब आने वाली वक्त में आपको मेंस की परीक्षा लिखनी है, तो मेंस की परीक्षा में बैठने से क्यों अभी संकोच किया जा रहा है? शायद हमारे साथ आयुषी नहीं है। दीक्षा, एज एन एस्पिरेंट जो आप इस एग्ज़ाम को की तैयारी कर रही हैं, तो क्या आपका नज़रिया है, क्या आपका ओपिनियन है कि भाई आपको अगर आज की कंडीशन में एग्ज़ाम देने के लिए बैठाया जाए तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या नुकसान होने वाला है? सर, सबसे पहला नुकसान तो यही है कि जब से कोर्ट का ये फैसला आया है, तब से जो है सारी लड़कियां जो है अपने आरक्षण को बचाने पे लगी हुई है। उन्हें तैयारी का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब लोग यही असमंजस में है कि हमको उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उन्हें यही क्लियर नहीं है, और जब ये क्लियर नहीं होगा तो पेपर कैसे दे पाएंगी। और फिर लगातार अपने आरक्षण को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार से मांग कर रही है। तो इस वजह से उनकी पढ़ाई में जो है बहुत सारी जो दिक्कतें आ गई है, रुकावट आ गई है। तो अपने आप ही मतलब हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें होंगी आगे बढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए। राइट। आयुषी जी, जी। आप पुनः हमसे जुड़ी हैं, तो मैं आपसे दोबारा सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद हाँ इंटरनेट जी। इश्यूज की वजह से, कि क्या जटिलताएं हैं, क्या समस्याएं, अगर बाहरी महिलाओं को अगर अभी लिखने का मौका दे दिया जाए, और उससे क्या आप लोगों को समस्याएं आगे आएंगी? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा अगर आयोग अन्य राज्यों की महिलाओं को साथ में रखते हुए इस समय महिला आरक्षण के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को भी और दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी सम्मिलित रूप से मुख्य परीक्षा करवाता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि यदि हमारी जो सरकार है वो अपने प्रयासों द्वारा विधानसभा से हमारे महिला आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित करवा भी दे, तो भी उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत जटिलता आ जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन महिलाओं को बाहर करवाना अगर ये एक बार मुख्य परीक्षा में बैठ जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही जटिल समय है ये, क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट का इस पे पूरी तरह से कोई निर्णय नहीं आया है, और ऐसे समय जब हाईकोर्ट का कोई अभी तक पूरा निर्णय नहीं है, डिसीजन नहीं है, सब बहुत कुछ यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन में, एक मैं कहूंगी कि बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेज है। ऐसे समय में अगर बाहरी राज्यों की महिलाओं के साथ मुख्य परीक्षा करवा दी जाएगी तो ये हर एक उस महिला जो उत्तराखंड की महिला है उनके साथ बहुत अन्याय होगा, बहुत अन्याय होगा। शिवानी हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। शिवानी, सबसे प्रमुख सवाल जो हमारे कमेंट भी हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आरक्षण चाहिए ही क्यों? क्यों उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? संविधान में जो प्रोसेस है उसमें आरक्षण उनको दिया जाएगा। आरक्षण माने कुछ आप ऐसी सुविधाएं देंगे, एक्स्ट्रा सुविधाएं देंगे, जिससे कि जो समाज में जो तबका कमजोर है उसको एक बराबरी के लेवल पर आप लेकर के आएंगे। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, हम भाषणों में जो वो चाहे मुख्यमंत्री बोले, यहाँ के नेता लोग बोले, वो भाषणों में कहते हैं कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस राज्य को बचाया है, वो पहाड़ों की रीढ़ है, वहाँ आज के दिन पर कोई नहीं है महिलाओं के अलावा। तो वो महिलाएं इस राज्य को बचा रही हैं, इस राज्य की रीढ़ की तरह काम कर रही हैं, और वो ऐसी परिस्थितियों में काम कर रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में रह रही हैं जहाँ वो बहुत पिछड़े इलाकों से आ रही हैं। माने कोई चमोली में आज के दिन पर कोई लड़की है, वो पीसीएस की तैयारी कर रही है, किसी और परीक्षा की तैयारी कर रही है, और एक दूसरी वो लड़की है जो हरियाणा में है, जिस लड़की ने रिट फाइल किया है, या उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने रिट फाइल किया है, उनकी स्थितियों में और चमोली की उस लड़की की स्थितियों में कितना अंतर है। आप खुद देखिए कि मैंने आज के दिन पर यहाँ पहाड़ों में 6 महीने रोड खराब है, कोई सुविधा नहीं है उस तरीके से, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है जहाँ से वो पढ़ पाए, तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत टफ काम है। और सवाल इस बात का भी नहीं है कि उसके लिए कितना टफ है, कितना वो बिल्कुल एक पूरा जो पहाड़ी हिस्सा है यहाँ सारी महिलाओं के लिए वो बहुत कठिन परिस्थितियों में अपनी चीजें कर रही हैं। सवाल एक दूसरा और चीज है,
यहाँ जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ 1994 के दौर में, तो बेलमती चौहान और हंसा देसाई जैसी महिलाओं ने अगर कुर्बानी दी है, तो वो इसलिए दी है कि इस राज्य की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके, उनके लिए अवसर प्रदान किए जाएं नए राज्य में, ताकि यहाँ की जो बहू बेटियां हैं वो वहां पहुंचे जहां जो पिछले दौर की जो महिलाएं थी वो नहीं पहुंच पाई थी। तो ये सरकारों को तय करना है कि वो अपने राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, नहीं बढ़ाना चाहती है। अभी मैं 2 दिन पहले एक स्टडी पढ़ रही थी, उस स्टडी में कहा गया कि जिस समाज की, जिस देश की, जिस राज्य की महिलाएं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती हैं, वो आगे की जनरेशन बहुत बेहतर तरीके से बनाती हैं। तो उत्तराखंड के लोगों को तय करना है कि वो आगे की जनरेशन अपनी महिलाओं को अगर वो सशक्त करेंगे, आर्थिक तौर पर वो सशक्त करेंगे, तो आगे की जनरेशन को बेहतर बनाने की तरफ रास्ता बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो ये इस राज्य की सरकारों को तय करना है, इस राज्य के लोगों को तय करना है। इस पर तो एक ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब हम उत्तराखंड में ही बात करते हैं, तो उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल स्टेट है, जो कंडीशन है, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, पर्वतीय और मैदानी। देखिए, मैदानी इलाकों में सुविधाएं पूरी तरीके से हैं, लगभग हम बेहतर हैं, काफ़ी मायनों में बेहतर हैं। देहरादून में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, हल्द्वानी में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, रुद्रपुर आ जाएं, हरिद्वार आ जाएं, ऋषिकेश आ जाएं, तो ये हमारे संपन्न इलाकों में से एक है। और वहीं हम पर्वतीय महिलाओं की बात करें तो उनकी स्थिति इस मामले में बहुत पीछे है हमारे मैदानी इलाकों की बात करें उसके कंपैरिजन में। तो जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ से आता है कि जो एक्चुअल जिसको ज़रूरत है, क्या उसको इसका फ़ायदा मिल पाता है? श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या एक्चुअल में, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, तो और आप इसको बारीक नज़र से देखती भी होंगी, क्या उनको इसका पूरा फ़ायदा मिल पाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हरिद्वार और देहरादून वाले सारा फ़ायदा इसका ले जाएं और जो वाकई में जो ज़रूरतमंद है उस तक ये पहुँच नहीं रही है? सर, इसमें भी अगर हम आज से पहले तक का भी पूरा डेटा देखें, तो बहुत सारी महिलाएं हमारी पहाड़ क्षेत्र से ही सेलेक्ट होके आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैदानी तो हमारी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैक्सिमम तो हमारा पहाड़ का ही इलाका है, जहाँ से अब जब ये आरक्षण मिलता है तो वहाँ जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को एटलीस्ट एक मौका देना चाहती हैं कि हाँ, एक आरक्षण है, जाओ, तुम्हें मिल सकती है एक नौकरी, तुम भी अधिकारी बन सकती हो। और आप देखेंगे भी, अगर आप पुरानी सिलेक्शन लिस्ट भी देखें, तो आपको उसमें अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पहाड़ की बहुत सारी बच्चियां सिलेक्टेड मिलेंगी, जो आज भी अपने ही पहाड़ी एरियाज में जाकर वहां पे अपने और जो जनरेशन्स हैं उनको हेल्प कर रही हैं कि वो आगे आ सके। बहुत हमारे ऐसे पीसीएस अधिकारी भी हैं और एसडीएम भी हैं जो वहाँ कोचिंग भी देते हैं कि उन बच्चों को एक पढ़ाते भी हैं कि वो कर पाए, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अब आप कल को अगर एक प्लेन की अदर स्टेट विमेन आती है और वो एक अधिकारी बन जाती है किसी पहाड़ी इलाके में, तो उनको सबसे पहले तो लैंग्वेज का ही बैरियर हो जाएगा। उनको उस भौगोलिक स्थिति को समझना एक बैरियर है, उनके बीच में घुल जाना बैरियर है, तो वो उनकी प्रगति में शायद उतने स्टेप्स ना ले पाए जो वो महिला ले पाएगी जो शायद उससे गुजर के वो अधिकारी बनी है। तो प्लेन्स में भी अगर सर आप कंपेयर करें, आप हरिद्वार, देहरादून कहें और उसको एक दिल्ली के मुखर्जी नगर से कंपेयर करें, तो आज भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में आप इलाहाबाद में कोचिंग्स देखिए, हमें उत्तराखंड स्पेसिफिक अगर आप कोचिंग्स बोलेंगे सर, तो टेस्ट सीरीज तक नहीं मिलती बच्चों को। ये टेस्ट सीरीज भी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड नोट्स हैं। आप देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस की पब्लिकेशंस भी उत्तराखंड के पीसीएस के लिए बहुत कम है जो छापती हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम ही 5 से 6 साल में होता है। तो इनको हमारे तो तैयारी के नोट्स तक के लिए कोई एंटरटेन नहीं करना चाहता सर। जो हम पढ़ते हैं वो सब कुछ सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। 2-4 हमारी कोचिंग्स है देहरादून की, हरिद्वार की, जो हमारी मदद कर रही है। अब आप हमें कंपटीशन के लेवल पे उतार रहे हैं इलाहाबाद के साथ, मुखर्जी नगर के साथ। सर वहां तो हर कॉर्नर में वो है, और उनकी जितनी हाई फीस स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता हमारा यहाँ का देहरादून का या कोई इकोनॉमिकली मीडियम क्लास, हायर मिडिल क्लास भी उस फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि वहां तो फीस स्ट्रक्चर ही 1.95-2 लाख ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो सर अगर वहां हमारे माता पिता भेजना भी चाहें तो वो इतने सक्षम नहीं है कि वो हमें वहां भेज पाए। तो हम तो मेनली यहाँ सेल्फ स्टडी इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो प्लेन है, और जो आप पहाड़ पे चले जाए तो वहाँ इंटरनेट भी नहीं है। वहां आप रोज सुनेंगे कि डिलीवरी के लिए स्ट्रेचर पे 30-30 किलोमीटर नीचे लेके आया जा रहा है, कि महिला के पास अभी बेसिक
मेटर्निटी फैसिलिटीज नहीं है सर, एजुकेशनल तो हम अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं, और अगर उसमें भी हमारा रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाए तो मुझे लगता है मैक्सिमम सिलेक्शंस जो हैं वो तो वैसे ही छूट जाएंगे, हम फिर कहीं वापस ही कहीं पीछे रह जाएंगे, 1994 में नहीं चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। दीक्षा, पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है इन सब चीजें, ये जब सारी चीजें आसपास होती हैं तो इसका क्या असर पड़ता है? सपोज कीजिए कि भाई अभी कट ऑफ लिस्ट चेंज हो, उसमें कुछ लोगों के नाम बाहर हो जाएं। मैं चाहूंगा नहीं कि ऐसा हो, उत्तराखंड से जो भी अभ्यर्थी हैं किसी का भी नाम बाहर हो, सपोज कीजिए किसी का नाम बाहर हो जाता है, तो तब फिर क्या स्थिति होगी? फिर कैसे इसको आप देखते हैं? मतलब ये सारे ख्याल भी आते होंगे मन में कई बार कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, तो कैसे क्या सिचुएशन होती है, कैसे टैकल करते हैं उससे आप? तो सर ये अपने आप में ही एक मेंटल टॉर्चर की बात आ जाती है, मेंटली प्रेशर की बात आ जाती है कि पहले इतनी मुश्किल से हम असीमित संसाधनों में रहकर पीसीएस का प्री निकाल पाए हैं, और जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसी बीच में हमें एक खबर आती है कि हम मेंस नहीं लिख पाएंगे, तो सबसे पहले फिर ये एक मानसिक इसमें हम अवसाद में आ जाते हैं कि अब हम कैसे आगे की तैयारियां करेंगे। और फिर जैसे आजकल हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो अपना भी सारी पढ़ाई तो हमारी दाव पर लग चुकी है ना, तो बस तो यही सब चीजें हमारे माइंड में आती है, और फिर आगे के लिए फिर हमें जो है डिमोटिवेट सा फील होता है, फिर डिमोटिवेट अपने आप हो जाएंगे कि अब हम आगे कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आयुषी, जो सवाल मेरा आपसे है कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पर, ये चीज को मानना कि भाई अब जो हमको जो फेस करने वाले हैं एक बहुत खतरनाक चैलेंज है कि भाई उत्तराखंड की महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो हक उनको दिया गया था, वो उनसे छीने जाने की बस एक थोड़ी सी दूरी पर है। अब यहाँ से इसको कि हम अपने हक को बचाएं, इसके लिए लड़ाई को क्या आगे आपने स्वरूप रखा है? किस तरीके से आप आगे इस लड़ाई को लेकर के जा रहे हैं? क्या आप लोग एक यूनियन के तौर पर एकजुट हैं सभी छात्र, या फिर बिल्कुल। अभी देखिए, आप? ये तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं धीरे धीरे करके अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो आपने जो कहा क्या यूनियन है, बिल्कुल यूनियन है। हम सब हमारे साथ, हमारे सिर्फ उत्तराखंडी महिलाएं नहीं, उत्तराखंड के जो भाई हैं, हमारे जो उत्तराखंड के भाई हैं वो भी साथ में, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि वो अपने बहनों का इस तरह से साथ दे रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आगे क्या रूपरेखा है, तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो वकील हैं जो हमारा पक्ष इस समय हाईकोर्ट में रख रहे हैं, कि वो अपनी दमदार पैरवी रखें वहां पर, अपने बहुत अच्छे से अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रखें, अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक या दो महिलाओं की बात नहीं है, ये तो प्रदेश की सभी महिलाओं की बात है, प्रदेश की आधी जनसंख्या की बात है, साथ ही साथ आगे आने वाली कई पीढ़ियों की बात है। एक तो यहाँ पर हो गया कानूनी तौर पे कि हाईकोर्ट में अच्छी पैरवी होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो सरकार है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर सरकार से बहुत आशाएं हैं हर एक अभ्यर्थी की, महिला अभ्यर्थी की, कि बहुत जल्द एक कानून पास हो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर, जहां पर जो राज्य सरकार है वो हम उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करे इस कानून के तहत। तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, और हम तो यही चाहेंगे कि धामी जी अभी हमारे साथ हैं, आगे सेंटर में हमारे साथ मोदी जी भी हैं, तो पार्लियामेंट से भी वो लॉ पास करवाया जाए, और ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार होगा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 2012 में 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, आर्टिकल 371J, जिसमें जो कर्नाटका के रीजन के और थोड़ा हैदराबाद के रीजन की कुछ डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर माना गया था कि वहां पर अभी सोशियो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस इतनी नहीं है, तो वहां पर रेजिडेंस के बेसिस पर उनको आरक्षण दिया गया था, उनको एक तरह से बोला गया था कि आप रेजिडेंस के बेसिस पे सरकारी नौकरियां पे रख सकते हैं। ये एक बहुत बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बातों को सुने और हाँ जी। ये तय हो कि आप लोगों का जो हक है, जो हमारी माँओं और बहनों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहाड़ों में किस तरीके से एक लाइफ होती है एक लड़की की,
उसे सुबह उठना पड़ता है, कई बार घास काटने के लिए जाना पड़ता है, सुबह उठती है, घास काट के लाती है, गाय बछिया को खिलाती है, फिर स्कूल जाती है, फिर आती है, फिर खेतों का काम भी उसे देखना होता है और घर की गाय बछिया भी उसे देखनी होती है। और इन तमाम चीज़ों के बीच वो सपने भी देखती है कि मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, मुझे ऊंची उड़ान भरनी है, और कहीं ना कहीं अभी हम उसके पंख उतरने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानी, क्योंकि आप छात्र संघ से भी जुड़ी हुई हैं, तो इस समय बतौर छात्र संघ आप क्या आगे की रणनीति क्या लेकर के चल रही है? क्या छात्रों को, अपने छात्राओं को, उत्तराखंड की प्रदेश भर की छात्राओं को इसके लिए एकजुट किया है, या किसी मोर्चे की तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी तक ये मसला ऐसा है जिस पर बहुत कम बात हो रही है, या तो हो ही नहीं रही है। तमाम सारे बिंदुओं को अगर हम देख लें एक तरफ, और उत्तराखंड में महिला आरक्षण की बात एक तरफ देख लें, तो कहीं पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं है। अगर चर्चा नहीं हो रही होती तो हम और आप लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, मैं मतलब आपका हार टीवी के ही प्रोग्राम में मैं 2-3 बार इस चीज़ को बोल चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं है, अगर चर्चाएँ नहीं होती तो शायद मुझे लग रहा है कि जितनी भी बातचीत हो रही है वो शायद हमें कहीं दिखता ही नहीं, ये इश्यू ही इतना मीडिया में या हम लोगों तक नहीं पहुँच पाता। हम बहुत सारे इश्यू इस राज्य के अंदर ऐसे इश्यू हैं जहाँ जिन पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है। तो अभी आप जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं, मैं श्रीनगर में हूँ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। कल ही यहाँ पे हम लोगों ने एक मोर्चा बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया है कि जो यूपीएसएससी और जो भर्ती घोटालों की जो पूरा एक लड़ाई चल रही है, उसमें ये एक मुख्य मांग के तौर पर महिला आरक्षण को बहाल करने की भी मांग को जोड़ा गया है। और उसी इन 3-4 मांगों को लेकर के, जो कि और भी कई सारी उसमें मांगे हैं, उनको मिला करके हम लोग जो पूरा संघर्ष है वो भर्ती घोटालों का और महिला आरक्षण को बहाल करने का, तो वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गढ़वाल से इसकी शुरुआत हुई है कि हम जितने भी यहाँ श्रीनगर में जो छात्र संगठन थे, जो युवा संगठन है, लोकतांत्रिक संगठन है, और जो इंडिविजुअल भी जो बहुत सारी आवाजें हैं उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड कोई लावारिस जमीन है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग मांग कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली जो जिनकी लड़ाइयाँ थी, जिनकी आवाजें थी, उनको एक साथ एक मंच पर ला करके हम लोग चाह रहे हैं कि जो सारे इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यू हैं, जो महिलाओं के इश्यू हैं, ये रोजगार को लेकर के, वो सारे उन पर एक साथ लड़ा जाए, और जो आगे की लड़ाई है उसको हम लोग आगे एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं एक दूसरी चीज इसमें कह रही हूँ कि मैंने हम बार-बार यहाँ पे कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कोर्ट में उसको किस तरीके से पैरवी की जाए, बिल्कुल उसकी पैरवी की जानी चाहिए, और ये सरकारों की नाकामी है कि उसकी पैरवी ढंग से नहीं हुई, इसलिए आज के दिन पर ये डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। तो एक यहाँ उत्तराखंड में 2 अध्यादेश मुझे ऐसे लगता है कि उनको बार-बार याद करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्रियों का घर का किराया था जो, वो किराया, इतना गरीब मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के कि उनके किराए को बचाने के लिए यहाँ की प्रदेश सरकार अध्यादेश लेकर के आई, ठीक है? और एक दूसरा इश्यू था कि मतलब 3-4 साल पहले देहरादून में अतिक्रमण हो रहा है करके, इसलिए वहाँ तोड़-फोड़ स्टार्ट हुई। लेकिन जैसे ही अमीर लोगों के, देहरादून के जो पूंजीपति लोग थे, उनके घरों पर जैसे ही अतिक्रमण का बुलडोजर चलने लगा, वैसे ही सरकार अध्यादेश लेकर के आ गई कि भाई यहाँ तो ये बेचारे ये पूंजीपति जो इतने गरीब हो जाएंगे, उनके लिए तो बस तत्काल चीजें करने की जरूरत है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार इतनी तत्काल, इतनी मुखरता के साथ अध्यादेश लाने की जिसकी प्रैक्टिस है, तो वो इस इश्यू पर अपनी जो ये प्रैक्टिस है उसको क्यों बहाल नहीं कर रही है, क्यों महिला आरक्षण के सवाल पर अध्यादेश लेकर के नहीं आ रही है। और मुख्यमंत्री 2017 में, 2014 में भी, और 2022 में भी, और 19 में भी 4 इलेक्शन यहाँ हो चुके हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के। बीजेपी सरकार लोकसभा में भी है और केंद्र में भी है और राज्य सरकारों में भी है। मोदी जी जब जब यहाँ आते हैं, वो यहाँ गढ़वाली में 2 लाइन बोल करके चले जाते हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे सीधे साधे लोग, पहाड़ के लोग, वो उनकी बातों में आकर के उनको अपना पूरा समर्थन देते हैं, 5 लोकसभा सीट दे देते हैं और पूरे बहुमत की सरकार देते हैं, इस बात पर कि वो यहाँ के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि आप केंद्र के इंजन के साथ अपने राज्य का इंजन जोड़ लीजिए। हमने जोड़ा, 2 बार जोड़ा है यहाँ के लोगों ने, तो अब उस इंजन को दिखाइए कि यहाँ के लोगों ने वो इंजन जो जोड़ा है, और अब उसकी ताकत दिखाइए कि महिला आरक्षण के सवाल पर
हमें केंद्र से एक मजबूत कानून की जरूरत है, उस कानून को पूरा करके दिखाए, हम मान जाएंगे कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये वादों पर काम करने वाली सरकार है और ये महिलाओं के सम्मान में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो अब ये लोकसभा के मैदान में उतर करके दिखाए कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो ये जो उसका हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को वो कैसे लोकसभा के भीतर, कैसे विधानसभा के भीतर वो इसको बहाल करती है, ये हम इस पूरे राज्य की महिलाएं देखना चाहती हैं, जिनके दम पर इस बार 2019 में मोदी जी की सरकार बनी और अभी धामी जी की सरकार बनी है, इन्हीं महिलाओं के दम पर बनी है। तो अब वो महिलाएं मांग कर रही हैं, अपना हक मांगने की कोशिश कर रही हैं, तो अब सरकारों को दिखाना है कि वो क्या कर सकती है। बिल्कुल सही और बात है। वास्तव में ये रियल टेस्ट है इस समय डबल इंजन सरकार का, यही रियल टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई जो व्यवस्था थी उसको सर्टिफाई करने की जरूरत है। अब आप कानून के जरिए उसको सर्टिफाई कीजिए, आप कानून बनाइए, आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। कई बार आप बुलाते हैं जब आपको स्पेशल लगता है, स्पेशल सत्र आते हैं, लगता है, लगते हैं बुलाया सर, जा और सकता है, उसके लोकसभा लिए का भी स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है इसके लिए। तो ये एक आप प्रावधान है और हमारे संविधान में। एक और चीज मैं जोड़ना चाह रही हूँ इसमें, सरकार अभी 15 तारीख से जो कह रहे हैं कि मेंस के एग्जाम होंगे, इतनी क्या आफत आ गई है कि जो एग्जाम आप पिछले 6 साल से नहीं करवा रहे थे, अभी महिला आरक्षण का सवाल इसमें इतनी हलचल मची हुई है, आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत क्यों मची हुई है? मतलब मेरी समझ में ये बातचीत नहीं आ रही। इसी फाइनल जो सवाल के सवाल साथ में बिल्कुल सही आप बात रख रही हैं, मैं इसी फाइनल मतलब सवाल के साथ 5 साल से जिस बिल्कुल एग्जाम को कराने की इनको याद नहीं आई, आज के दिन पर जब एक सेक्शन का, उन महिलाओं का अधिकार जब हनन हो रहा है, तब आपको इतनी जल्दी मची हुई है कि आप 5 दिन का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे और पिछले 5 साल से आप एग्जाम करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सरकार की बेशर्मी को भी दिखा रहा है। मतलब अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ भी आप वो चीजें दिखाइए कि एग्जाम को पीछे कीजिए, जब सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप कानून अध्यादेश लेकर के आ जाएंगे, तब चीजों को स्टार्ट कीजिए फिर से। हम ये महिलाएं यहाँ 2 महीने इंतजार 5 साल जिसने इंतजार कर लिया वो 2 महीने और इंतजार कर लेगा, आप जल्दी कीजिए ये सब चीजें। सर ये बात मैम की बिल्कुल ठीक है कि आप 14th को एग्जाम है, 11th को कोर्ट की डेट है, हमें नहीं पता हाई कोर्ट में क्या होने वाला है उस दिन। रिवाइज रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ऑलरेडी 19 सितंबर में हम हैं। 20-25 दिन में आप किसी को, अगर आप 30 तक वो पढ़ रहा है और उसको 30 तारीख को ये कहा जाएगा कि तुम्हारा पेपर ही नहीं है, और किसी को ये पता चलेगा मेरा एग्जाम है, तो दोनों ही लोग ऐसी स्टेट में है कि वो देने वाला ये कैसे स्वीकार करेगा कि अब मुझे देना नहीं है, मैं तो बाहर हो चुका हूँ, मेरा नहीं है। वो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, फिर उसका फाइनेंशियल हैरेसमेंट स्टार्ट होगा, वो फिर एडवोकेट हायर करेगा कि ऐसे कैसे लास्ट स्टेज पे, जबकि हमारे माननीय हाई कोर्ट के खुद के कुछ पुराने जजमेंट्स हैं, इसी 2022 के हैं, जिनमें उन्होंने एक केस में खुद लिखा है कि रूल्स ऑफ द गेम्स कैन नॉट बी चेंज वंस द सिलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। तो इस बार वो खुद, ये जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इन महिलाओं ने जब नोटिफिकेशन आया, एडवर्टाइजमेंट हुआ, नोटिफिकेशन भी अगस्त 2021 में आ गया था सर, और प्रीलिम्स हुआ है अप्रैल में, तब तक इन लोगों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब वो ये देखती हैं कि अरे मुझे उत्तराखंड फीमेल से कट ऑफ से ज्यादा नंबर आए हैं, तो आओ चलो अब हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। तो सर वहां तो उनकी इंटेंशन खुद ही गलत दिख रही है। अगर कुछ असंवैधानिक लग रहा था तो जब एडवर्टीजमेंट आया तो ये मुकदमा तभी क्यों नहीं डाला गया? तो आज इस पे फैसला हो चुका होता, आज ये बहस ना हो रही होती, हम लोग इतने असमंजस में ना होते कि 4-4 महीने तैयारी करने के बाद आज हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा मेंस है या नहीं है, या कल को क्या होने वाला है, हमको इंटरवेंशन फाइल करना है, या सरकारी वकील हमारी बात रख पाएंगे, या हम अपने लिए प्राइवेट वकील वहां खड़ा करें हाई कोर्ट में। हम इतने कंफ्यूज हैं कि हम इतने फंड्स लाएं कहाँ से? बच्चे कोचिंग का फंड लाएं, एडवोकेट का फंड लाएं। हर एग्जाम में सर अभी एक क्लॉज हो चुका है कि पहले एक फॉर्म आता है, प्रीलिम्स होता है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर एक रिजल्ट आता है, फिर मेंस होता है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर कहीं भर्ती होती है, फिर बाद में पता चलता है पूरी भर्ती में घोटाला था और अब सब रद्द करके सीबीआई जांच हो जाए। अब ये तो देखिए, अब तो सरकार को मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग को भी और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग दोनों को अपने यहाँ इसको बकायदा नोटिफिकेशन निकलवाते टाइम अपने पूरी टाइमलाइन दे देनी चाहिए कि इतने से इतने का पीरियड आपको कोर्ट जाने के लिए है और उसके बाद
आप उसके बाद आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी के बीच में कोर्ट कचहरी का खर्चा भी अपने पास रखें। वाकई सर यही होना चाहिए कि ये टाइम बार्ड है आपके पास, ये 1 महीने का है, जिसने रिट फाइल कर दी वो फाइल कर देगा, बाद में हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो आप पहले मैंने उसको एग्जाम की तैयारी के साथ आपको जो कोर्ट कचहरी की चीजें हैं उनको भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि उत्तराखंड में हमको एक गो फंडमी पेज इस बात का बनाना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें फंड डालिए, क्योंकि हाई कोर्ट तो जाना ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम युवाओं को मिलकर के इसके लिए एक तैयारी करनी चाहिए कि हम फंड्स की अपने परीक्षा के साथ ही हमको ये तैयारी कर ले, यूनियन बना ले कि अब हाई कोर्ट जाना है तो पैसे इकट्ठे कर लें, चाहे सिलेक्शन हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोर्ट जाना है। तो फिलहाल इसको यहीं समराइज करते हैं और तमाम सारे आप लोगों की बातें जो हमने सुनी हैं और जो समझी हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी सरकार को इस एग्जाम को पोस्टपोन करने की जरूरत है। तत्काल इसको पोस्टपोन किया जाए और जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक इस एग्जाम को पोस्टपोन भी इतना ना किया जाए कि अगला 6 साल चला जाए उसमें। बस ये एक टिप्पणी देना चाहूंगी, जल्दी चीजें की जाए। मैंने इसमें एक टिप्पणी देना चाहूंगी आयोग के लिए कि दुर्घटना से देरी भली। अन्य राज्यों की महिला को सम्मिलित करके उत्तराखंड की महिलाओं के अधिकारों का हनन करने से बेहतर है कि मुख्य परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, और जब महिला सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो अधिकार है वो वापस उन्हें मिल चुका है, उसके तत्पश्चात ही ये मुख्य परीक्षा करवाई जाए। लेकिन आप ध्यान रखें, आपने कह तो दिया दुर्घटना से देर भली, यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है और तब तक आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो हम ये पड़ता है। हमारी मांग ये है कि सरकार एक तो पहले तो वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत रखे, इस राज्य की महिलाओं का जो उम्मीदों का, उनके हक का, उनका बोझ जो उनके कंधों पर है वो उसको संभाले, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाए, पूरी प्रिपरेशन के साथ कोर्ट में जाए, हमारा मुंह काला ना करें, वहां हमारा अधिकार जो है वो हमें वापस दिया जाए और उसके बाद एक अध्यादेश लाया जाए। उसके बाद ये तत्काल चीजें होनी चाहिए, जैसे वो मुख्यमंत्रियों के किराए के लिए अध्यादेश लेकर के आए थे जल्दी में, वैसे ही हमारे लिए अध्यादेश लेकर के आए और उसके बाद ये एग्जाम करवाया जाए और उसके बाद एक तत्काल एक मजबूत कानून बनाने के लिए वो संसद के अंदर जाए, ये सारी चीजें लेकर के जाए। तो हमें देरी नहीं चाहिए, इतनी देरी नहीं चाहिए, इसी साल के अंदर ये 2022 में ही ये लड़कियां पीसीएस 2022 में ही ये लड़कियां पीसीएस बने, इसको इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि पीसीएस के लिए भी पहला इंटरव्यू आपका मेरे साथ हो और इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा और सरकार की से इनकी डिमांड्स आपने सुन ली। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक प्रेशर बनाने में हेल्प होगी सरकार के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू।